नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है चेस्ट फिजियोथेरेपी। बहुत लंबे समय तक लेटे रहने की वजह से और बहुत एक्टिव रेस्पिरेशन नहीं करने की वजह से पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी ज़रूर से करवानी है। ऐसा नहीं सोचना है कि हिप फ्रैक्चर है तो चेस्ट का क्या लेना देना है, इस तरह की सोच नहीं। हमको चेस्ट फिजियो पे भी रेगुलरली फोकस करना है। चेस्ट फिजियो में सबसे अच्छी एक्सरसाइज है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। करिए, आप करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह गहरी सांस लेना और छोड़ना ये करीबन 15 से 20 बार करना है और हर घंटा 2 घंटा में पॉसिबल हो तो इतना करना चाहिए। चेस्ट फिजियो करते वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखें। इसके लिए आप, क्योंकि आपके पास घर पे ये बेड होता नहीं है जिसमें आप इसको ऑटोमेटिकली ऊपर कर सकें, तो घर पे आप 4-5 तकियों का सपोर्ट आप पीछे लगा सकते हो जिससे कि इनकी ऐसी पोजीशन बन सके, और फिर गहरी सांस लेना छोड़ना वो सब कर सकते हो। सेकंड एक्सरसाइज आती है हाथ को ऊपर करेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे एक बार और गहरी सांस लेंगे। आप प्लीज डेमोन्स्ट्रेट करिए। ऊपर फिर नीचे, यहीं पे नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है जहाँ पे आपके शोल्डर जॉइंट में भी, कंधों के जॉइंट में भी कोई जकड़न नहीं आएगी, तो सांस के बहाने कंधों की भी एक्सरसाइज हो गई। थर्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी में आता है ये स्पायरोमेट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसमें फूंक मारने से और खींचने से इन बॉल्स का जो लेवल अप एंड डाउन होता है और उससे चेस्ट की या लंग्स की जो होल्डिंग कैपेसिटी है दैट इंक्रीजेस एंड दैट ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द पेशेंट। चेस्ट फिजियोथेरेपी में नेक्स्ट आता है पैटिंग ऑफ द बैक, जहाँ पे हम पेशेंट की पीठ को पीछे से थपथपाते हैं। तो इसके लिए पेशेंट को थोड़ा सा आगे करके बैठाएंगे। एक बार आप आगे करिए और मैं इनके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। आपको पेशेंट को यहाँ पे ऐसे ऐसे पैटिंग करनी है। इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो जमा होता है सीक्रेशंस, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, उसको बाहर निकलने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आगे बिठाना है और पीठ को थपथपाना है ऊपर से नीचे तक। हटाओ आप, इस तरह करके। तो ये पैटिंग हमें करीबन 3-4 मिनट तक करनी चाहिए। इसके बाद आता है हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग में गहरी सांस लेते हैं और पेशेंट को हम खांसने के लिए बोलते हैं। एक बार आप करके दिखाएंगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। खांसने की कोशिश करिए। ठीक है। So these are the important things that we have to keep in mind from the perspective of chest physiotherapy and this is very important. जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी बेड से बाहर लाया जाए। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे पेशेंट्स को बिस्तर के किनारे पे किस तरीके से बिठाना चाहिए। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि जिधर की सर्जरी हुई है उधर की तरफ से बेड से नहीं उतरना है। जो आपकी हेल्दी साइड है उधर की तरफ से बेड पे से उतरना है। तो पशुपति जी, आपको हम अभी बैठा करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आप थोड़ा पहले एक करवट ले लो और अभी इसको बार को नीचे कर दो। एक जना पीठ से सपोर्ट करेंगे और एक जना पाँव को नीचे और बिस्तर के किनारे पे लेके आ जाएंगे। तो बिस्तर के किनारे इस तरीके से बैठना है। बहुत ज़्यादा पीछे होकर बैठने से हिप जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा एच पे आएंगे और दोनों हाथ को इस तरीके से बिस्तर पे पकड़ के रखेंगे, है ना, इससे कि आप गिरे नहीं। अब वॉकर पास आएगा और ये हाइट एडजस्टेबल वॉकर है। इसको हमने ऑलरेडी इनकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ है। सारा वजन आपको राइट साइड पे लेना है। लेफ्ट की आपकी सर्जरी हुई है तो आपको सारा वजन लेफ्ट पे लेना है और कलाई, कोहनी और कंधे पे लेना है। इस पे जोर देके खड़े हो जाइए। लेफ्ट पांव को ऊपर रखेंगे, इसको जमीन पे नहीं टिकाना अभी। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जब भी वॉकर के पास में खड़े होंगे तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकना है ताकि आप एडजस्ट हो सकें उस चीज के साथ में। और इस समय पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि एक जना आगे और एक जना पीछे रहे, क्योंकि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये गिरे नहीं। और इस दौरान जब ये वॉकर से चल रहे हैं तब घर का कोई एक मेंबर जो है पीछे बिस्तर साफ कर सकता है या नए बिस्तर लगा सकता है। ठीक लग रहा है?
ऐसा तो नहीं लगा कि सर्जरी हुई थी और हाँ इतनी बड़ी सर्जरी हो गई और आप कंफर्टेबल हो? बिल्कुल, है ना? कॉन्फिडेंस है अभी? ठीक है, चलिए। तो अभी आप इनको लिटा दीजिए। पेशेंट को जब फिर से हम बिस्तर पे जब लेटाते हैं तो बैठाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि बेड के सेंटर में नहीं, बेड के ऊपर की तरफ कम से कम 3/4 और 1/4 वाले जंक्शन पे जाके बैठेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि जब पेशेंट लेटते हैं तो हमें उनको खींच के ऊपर नहीं लेके जाना पड़ता, इसलिए ऑलवेज मेक द पेशेंट सिट एट द अपर एंड ऑफ द बेड, बेड के ऊपर के हिस्से पे। पशुपति जी बैठिए, आप धीरे से, एकदम से नहीं बैठेंगे, ठीक है? और अब लेट जाएंगे। तो इस तरीके से लेटने में आपने देखा कि बिल्कुल परफेक्टली ये ऊपर की तरफ ही लेटे हैं, इसमें इनको यहाँ से पकड़ के ऊपर खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये गलती तब होती है जब हम पेशेंट को सेंटर ऑफ द बेड पे बिठाते हैं, बेड के बीच में। एल्डरली एज ग्रुप में जिनके हिप फ्रैक्चर होता है उन लोगों को कमोड सिटिंग पे बैठने वक्त ये ध्यान में रखना होता है कि वो बहुत लो सिटिंग, नीचे जाके नहीं बैठ सकते, इसलिए उनके लेवल को, सिटिंग सरफेस को हाई बनाने के लिए आजकल कमोड एक्सटेंसर्स आते हैं। उन कमोड एक्सटेंसर्स को हम इस्तेमाल करके पेशेंट के लिए एक पेन एपिसोड जो है वो कम कर सकते हैं और हिप कूल्हे के जोड़ के ऊपर स्ट्रेस पड़ने से हम बचा सकते हैं। पेशेंट की रिकवरी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंट का खुद का सेल्फ मोटिवेशन, और वो अंदर से खुद कितने खुश हैं या मोटिवेटेड हैं या उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारे जो पेशेंट पशुपति जी हैं, ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सेल्फ मोटिवेटेड हैं और इनकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। बट पेशेंट के अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पेशेंट्स को अपने फैमिली मेम्बर आसपास दिखते हैं हेल्प करते हुए, तो इससे उनकी मेंटल वेलबींग बहुत अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है और इस तरीके से उनको रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। रिकवरी एक जर्नी है, एक सफ़र है जो हम सबको तय करना है मिलके, डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को, नर्सिंग अटेंडेंट को, फैमिली मेम्बर्स को और पेशेंट को। ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पर सब मिलके काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं।